हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पीसीएस का पेपर आप लोगों का बेहतर गया होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग पेपर जरूर मैच करवा लीजिएगा कि कितना किसका क्वेश्चन सही है। ठीक है, और अब की बार जो पेपर बना था वो पहले से काफ़ी अलग था, क्योंकि सारे के सारे पैटर्न को चेंज कर दिया गया था और कुछ यूपीएससी के भी क्वेश्चन उसमें डाल दिए गए थे, क्योंकि कथन और निष्कर्ष के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें अब की बार मिले हैं। ठीक है, तो आइए चलिए बिना देरी करते हुए हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज है हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 और हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर मुख्यतया 4 मंडल पाए जाते हैं। वह है वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल तथा जीवमंडल। ठीक है, तो इन तो तीनों को मिला करके या हम कहें कि वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल मिला करके हमारा जैवमंडल बनता है। यानी कि ये तीनों वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल मिला करके जैवमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैवमंडल का निर्माण करते हैं। अगर हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात करें या हम कहें कि उसके स्रोत क्या है कि जिनसे हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष स्रोत के तौर पर प्रत्यक्ष स्रोत के तौर पर कुछ विद्यमान नहीं है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ विद्यमान है। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष का क्या है, अभाव है, और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। प्रत्यक्ष भी कुछ है, ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको आगे चल करके आप लोगों को बता देंगे कि प्रत्यक्ष रूप में कौन कौन आते हैं और अप्रत्यक्ष रूप में, जैसा कि पृथ्वी का घनत्व, दबाव अर्थात प्रेशर, पृथ्वी का घनत्व, दबाव अर्थात प्रेशर, तापमान, उल्कापात, ठीक है, या भूकंप विज्ञान ठीक। तो ये अप्रत्यक्ष स्रोत के तौर पर विद्यमान है कि जो हमें पृथ्वी आंतरिक संरचना की जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के हम आंतरिक भाग की अगर बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, तो पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या होता है, ताप
तथा दाब, ताप तथा दाब, ये दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ताप और दाब दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ताप और दाब दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। ताप और दाब में इनके वृद्धि होती है, ठीक है। तथा पृथ्वी का व्यास तथा गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का व्यास तथा गुरुत्वाकर्षण किसका, पृथ्वी का व्यास तथा गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। ये इस ताप और दाब को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। इन दोनों को किस प्रकार का कार्य करते हैं, निर्धारित करने का कार्य, निर्धारित करने का कार्य करते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर गहराई की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है, उसी तरह से हम देखते हैं कि हमें ताप अर्थात टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं, बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे अभी हम कहें ज्वालामुखी, यह क्या होती है, पृथ्वी के अंदर से ही तो निकलती है, मैग्मा के रूप में, मैग्मा के रूप में पृथ्वी के अंदर से ही निकलती है, पृथ्वी के अंदर से। तो यह एक उदाहरण हुआ, ठीक है। दूसरा है जो आज के समय में क्या बोलते हैं उसको, हॉट स्प्रिंग, जो ठंड चल रहा है, पानी गर्म करने का कार्य करता है। तो क्या है, अंदर से ही हीट होता है, अंदर से ही हीट होता है, ठीक है। पानी गर्म करता है, लेकिन यह क्या होता है, अंदर से हीट होता है, क्योंकि हम लोगों को यह दिखाई नहीं देता। इसमें अगला है गीजर। बहुत लोगों के यहाँ, जिनके यहाँ यह स्प्रिंग होगा तो गीजर नहीं होगा, अगर गीजर है और स्प्रिंग है तो दोनों होगा। तो गीजर में हम क्या करते हैं, आंतरिक में हम क्या करते हैं, पानी को गर्म कर लेते हैं, लेकिन क्या वह गर्म किया गया अंदर का पानी हमें दिखाई देता है, नहीं। जब उसे हम टोटी के द्वारा बाहर लाते हैं तब जाकर के वह हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है कि हाँ, इसके अंदर पानी गर्म हुआ है और यह बाहर आकर के निकला, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है, यहां तक कोई डाउट तो किसी को नहीं है, किसी भी प्रकार की। अगर डाउट हो तो उसके लिए पूछ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं भूकंपीय तरंगों को, ठीक है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय
भूकंपीय तरंगों का संचरण, भूकंपीय तरंगों का संचरण। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, पृथ्वी का आंतरिक भाग अर्थात कौन, कोर। इसको हम पूर्ण रूप में बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, कोर, यानी कि आंतरिक भाग। ठीक है, और यह तरल द्रव है, तरल द्रव, तरल द्रव, और ये हमारा क्रस्ट है, यानी कि भूपर्वटी। ठीक, अब यहां से जब हमारी तरंगे चलेंगी, यहां से हमारी तरंगे चलेंगी तो क्या करेंगे, इस तरह ऐसे होते हुए जाएंगे। ये कुछ इस तरह से ऐसे तरंगे ये संचरण करेंगे। तो ये जो तरंगे हैं ये पी एंड यस तरंगे हैं। कौन है, पी तथा यस तरंग। ठीक है, तरंग, ये दोनों तरंग हैं। यहां पी तरंग जो है हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रदान होती है, प्रत्यक्ष रूप से प्रदान होती है। और ये जो बीच का गैप है, ये जो छूटा हुआ है, ये पी तरंग छाया क्षेत्र है, छाया क्षेत्र। यहां पर पी तरंग का या हम कहें कि यहां हमें पी तरंगों का प्रत्यक्ष रूप से अभाव देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, और यहां पर जो ये है, ये हमारे पी तरंग हैं, और ये हमारे जो है वो यस तरंग है। ये कौन है, यस तरंग। तो क्या होता है कि यस तरंगे कोर में प्रवेश नहीं करती है, यानी कि वो बाहर क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं। तो यानी कि ये यहां से जो अंदर की तरफ आप लोगों को फिगर में दिख रहा है, ये हमारी पी तरंगे हैं, और ये हमारी जो है बाहर की तरफ वो यस तरंगे हैं, जो कि यह यस तरंग कोर में प्रवेश नहीं करती हैं, यानी कि एस तरंगे क्या करती हैं, कोर में प्रवेश नहीं करती हैं। ठीक है, तो पी तरंग कोर से धीमी गति से गुजरती हैं, यानी कि हम यहाँ कहते हैं कि ये जो इसका क्रस्ट का भाग है, ये पूरा हिस्सा है, ये यहाँ पी तरंगे बहुत तीव्र गति से गति करती हैं, लेकिन जब यह आंतरिक भाग में प्रवेश करती हैं तो इनकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, तो पी तरंगे कोर में धीमी गति से प्रवेश करती हैं। ठीक है, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं, आप लोगों को बेहतर दिखाई देगा। ये पी तरंग कोर में धीमी गति से प्रवेश करती हैं। ठीक है, अब बताइए, जब ये पी तरंग छाया क्षेत्र यहाँ है, ये है हमारा 105 डिग्री, और ये है
145 डिग्री। तो 105 से लेकर के 145 डिग्री के ये मध्य का जो क्षेत्र होता है, मध्य का यानी कि ये कितना 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के मध्य का ये क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है, तो ये पी तरंग छाया क्षेत्र है। यहां पर पी तरंगों का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। यहाँ पूर्ण रूपेण ये प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देते, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है पी तरंग का प्रत्यक्ष रूप से अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो पी तरंगे हैं, यहाँ पर पी तरंगे भूकंपीय प्रधान के, पी तरंग भूकंपीय प्रधान के 11.8 मिनट बाद पहुंचती हैं। 11.8 मिनट बाद पहुंचती है। ठीक है, यानी कि यहां पर ये क्या करती हैं, 11.8 मिनट बाद पहुंचती है। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्र क्या हो गया, ये ऊपर का पूर्ण मेंटल क्षेत्र हो गया, मेंटल क्षेत्र। तो यहां पर ही हमको प्रत्यक्ष रूप से पी का प्रमाण मिलता है। ठीक है, यानी कि ये क्रस्ट हो गया हमारा, और ये बीच का क्षेत्र मेंटल हो गया, ये मेंटल क्षेत्र हो गया और ये क्रस्ट। ठीक है, तो यहां पर जब ये आती हैं यानी कि क्रस्ट पर, तो हमको प्रत्यक्ष रूप से इनका प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है, जब पी तरंगे क्रोड से होकर यानी कि कोर से होकर पी तरंगे भूकंपीय प्रघात के अनुभव होने के 21 मिनट बाद पहुंचती हैं, 21 मिनट बाद पहुंचती हैं। तो इनमें हम कह सकते हैं कि पी तरंग क्रोड से अर्थात कोर से प्रघात के बाद 21 मिनट बाद पहुंचती हैं। कितने देर बाद, 21 मिनट बाद। ठीक है, तो इन तरंगों को व्यापकता के आधार पर पूर्ण रूप से 3 प्रकार में बांटा गया है। 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो तीनों को हम अलग अलग करके एक एक को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को फिगर के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं और इसके आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इनके व्यापकता के आधार पर इन तरंगों का वर्गीकरण अर्थात इन्हें अलग अलग बांटा गया है। तो पहला जो इसमें है वह है पी तरंग, और इन्हीं को या प्राथमिक तरंग, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग नोट करते भी रहे, कोई दिक्कत ना हो जिससे। ठीक है, तो इनमें पहला है प्राथमिक अथवा
प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंग। तो इस तरंग को पी तरंग के नाम से भी जाना जाता है या पी तरंग कहते हैं। इनका जो वेग होता है, इनका वेग वह अत्यंत ही प्रभावी होता है, यानी कि इनका संचरण वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है, संचरण वेग सबसे अधिक होता है। इसीलिए यह तरंगे सबसे पहले स्केल पर अपना प्रभाव दिखाती हैं। ठीक है, भूकंप केंद्र से प्रारंभ होकर, यानी कि हम कह सकते हैं केंद्र से प्रारंभ होकर तथा ठोस, तरल, गैस, ये तीनों माध्यमों में विचरण करती है। ठीक है, ठोस, तरल एवं गैस ये तीनों माध्यम में विचरण करती हैं। क्षेत्र से होते हुए भूपृष्ठ पर पहले पहुंचती हैं। कहाँ पर? भूपृष्ठ पर पहले पहुंचती है। तो जो इनकी गति होती है, इनकी गति वह 8 से लेकर के 14 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, 8 से लेकर 14 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, इसी वजह से ये सबसे पहले बर्नौली प्रमेय, ठीक है, पर सबसे पहले दिखती हैं, या हम कहें जो भूकंप मापनी है उस पर यह सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। ठीक है, दूसरा है हमारा, वह है द्वितीयक अथवा अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, इस तरंग की जो गति होती है वह है 4 से 6 किलोमीटर। गति 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, इसे यस तरंग भी कहा जाता है। यस तरंग कहते हैं। ठीक है, यस तरंग कहते हैं। यह संचरण वेग, या हम कहें कि इनका संचरण वेग p से कम होता है। इनका संचरण वेग क्या होता है? p से कम होता है। ठीक है, इसीलिए यह क्या करती हैं? आंतरिक भाग में प्रवेश किए बिना बाहर निकल जाती हैं। ठीक, ठोस माध्यम से यह गुजरती हैं। किससे गुजरती है? सिर्फ और सिर्फ किससे? ठोस माध्यम से गुजरती है।
ठोस माध्यम से सिर्फ गुजरती है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है, ठीक है। धरातल पर यह, जैसे अब मान लो कि यह आंतरिक भाग में नहीं आ रही है, तो आंतरिक भाग में नहीं आ रही है तो क्या प्रत्यक्ष रूप में ये दिखाई पड़ेंगी? नहीं, यानी कि वो क्या करती है? विलुप्त हो जाती हैं। क्या करती हैं? विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो जब यह आंतरिक भाग में विलुप्त हो जाती हैं, जो इनका तरल भाग है, यानी कि वहां यह देर से पहुंचने का कार्य करती है। किसकी अपेक्षा? P की अपेक्षा यह उस स्थान पर देर से पहुंचती हैं, ठीक है। तो धरातल पर यह विलुप्त हो जाती है, अर्थात यह क्या होती हैं? धरातल पर गायब हो जाती हैं तथा तरल भाग में देर से पहुंचती हैं। तरल भाग में देर से पहुंचती है। किसकी अपेक्षा? P की अपेक्षा। यह तरल भाग में बहुत देर से पहुंचती हैं, ठीक है। अगला है हमारा, वह है तृतीयक तरंग, और इस तृतीयक तरंग को अन्य नाम धरातलीय तरंग भी कहा जाता है। धरातलीय तरंग इसे कहते हैं। इनकी जो गति होती है वह है 3 किलोमीटर पर सेकेंड। इन्हें एल तरंग के नाम से जाना जाता है। एल तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एल तरंग कहते हैं। यह गति तो बहुत धीमी करती है, लेकिन इनका प्रभाव जो होता है वह बहुत तगड़ा होता है। प्रभाव कैसा होता है इनका? तगड़ा होता है। तो जहाँ कहीं भी ज़्यादा भूकंप आता है वहाँ कौन जिम्मेदार होता है? यही एल तरंग ही जिम्मेदार होता है। इनकी गति कैसी होती है? धीमी, लेकिन गति धीमी भले होती है, लेकिन यह तीव्र अधिक होती है। तीव्र अधिक होती हैं। और इसी तीव्र अधिक होने के कारण यह अत्यंत ही विनाशकारी होती हैं। विनाशकारी होती हैं, ठीक है। विनाशकारी होती हैं। और यह जल तथा थल दो माध्यम में यह चलती हैं। इनका माध्यम क्या है? माध्यम जल और थल, यह दोनों में चलती हैं। इसी वजह से यह थल पे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं या विनाशी होती है, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो जब यह भूकंप केंद्र से निकलती हैं तो धरातल पर ही यह सिमट करके वहीं पर बैठ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह धरातल पर सीमित हो जाती हैं। धरातल पर सीमित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यानी कि ये क्या होती है? धरातल पर सीमित हो जाती है, धरातल से आगे यह नहीं बढ़ती है, ठीक।
तो ये हमारे तीनों के तीनों तरंगे हुई, यानी प्राथमिक तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, द्वितीयक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और तृतीयक तरंग धरातलीय तरंग के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ये हमारी भूकंपीय तरंगे हैं। ठीक है, अब इनके अगर हम बाई फिगर इन दोनों को देखें तो ये किस प्रकार दिखेंगी, इनको भी हम देख लेते हैं बाई फिगर, यानी कि कहाँ से निकल करके यहाँ कहाँ समाप्त हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने P और S आपको कंबाइंड दिखाया, यानी कि किस तरीके से यहाँ विद्यमान होती हैं। ठीक है, अब इनको अलग अलग हम करके बाई फिगर इनको देख लेते हैं कि यह कैसे विद्यमान होती है। ठीक, तो हम पहले S तरंग छाया क्षेत्र देख लेते हैं। S तरंग छाया क्षेत्र, S तरंग छाया क्षेत्र। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, कोर, आंतरिक भाग, ये हमारा हो गया क्या, क्रस्ट, और ये हो गया हमारा मेंटल, यानी कि ये हमारा कौन है, मेंटल है और यह क्रस्ट। ठीक, तो ये हमारा द्रव भाग है। ठीक है, और यह जो आंतरिक यानी कि ज्वालामुखीय क्षेत्र, या हम कह सकते हैं अत्यंत कठोर, और यह हमारे कठोरी भाग हो गए। ठीक, तो इस छाया क्षेत्र को हम देख रहे हैं। तो ये जो होती है इस तरंगे, वो बस ऐसे यहीं तक आकर के ऐसे दोनों तरफ से यहीं सीमित हो जाती है, यानी कि यह अंदर की तरफ प्रवेश नहीं करती हैं। तो यह 105 डिग्री से लेकर और अगले 105 तक, यानी कि इतना ये जो क्षेत्र है, इतना ये जो क्षेत्र है, यही एस तरंग छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, एस तरंग छाया क्षेत्र, यानी कि यहाँ एस तरंगों का क्या होता है, आभाव होता है, आभाव होता है। ठीक है, और ये हमें धरातल पर इसी वजह से प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम पी तरंग के छाया क्षेत्र को देख लेते हैं। तो जब हम पी तरंग छाया क्षेत्र देखते हैं तो हम पाते हैं पहले क्या, ये हमारा क्या हो गया, कोर, फिर हमारा आ गया मेंटल, और ये हमारा हो गया क्रस्ट, क्रस्ट अर्थात भूपरपटी। ठीक, अब यहां से जब पी तरंगे चलेंगी तो यह गतिमान होते होते यहां तक आती हैं। ठीक है, इधर भी ऐसे ही जाएंगी पूरी तरह से, फिर ये बीच से ऐसे निकलती हैं और हल्की सी टेढ़ी होते हुए क्या करती हैं, बाहर निकलते हुए चली जाती हैं, अंदर की तरफ से यहां आकर के होती हुई चली जाती हैं। ठीक है, यहां आकर के हमको प्रदान होती हैं। तो ये जो 105 से लेकर के 145 और यहाँ से 105 से लेकर के 145 डिग्री का जो ये एंगल बनता है, ये हिस्सा, यही जो है पी तरंग छाया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी पी तरंग आभाव हम कह सकते हैं। ठीक है, पी तरंग आभाव। तो यहाँ हमको पी एंड एस तरंग तो मिलते हैं, लेकिन आगे जाकर के एस तरंग क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और पी तरंग आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पी तरंगों का प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, आभाव होता है, जो कि यहाँ पाई नहीं जाती हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। ठीक है, तो आज के बाद इस क्लास को हम कल पढ़ेंगे, बाकी का जो भी इसमें बचा हुआ है कल यह क्लास भी कंप्लीट हो जाएगा जहाँ तक आशा रहेगी। और कल से
आप लोगों के लिए हिस्ट्री का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसमें एंशिएंट और मिडिवल मॉडर्न तीनों हिस्ट्री रहेंगी, लेकिन उसमें एनसीईआरटी के साथ साथ बेसिक कंबाइंड जो हिस्ट्री है उनको भी साथ लेकर के पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी लोग बिना देरी करते हुए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।